नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में थमा जनता दरबार लगाने का सिलसिला। मंत्रियों और नेताओं के अलग अलग तर्क। कहा, आवासों और जनपद भ्रमण के दौरान होती है जन सुनवाई। लोकसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश, कांग्रेस के लिए चुनौती। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी को मिले 3 दर्जन नाम। हरदा-हरक के साथ यशपाल आर्य भी दौड़ में शामिल। उत्तराखंड में फिर उठी मूल निवास लागू करने की मांग। कोटद्वार में संगठनों ने निकाली स्वाभिमान महारैली। सशक्त भू कानून के लिए भरी हुंकार। और राज्य में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। चंपावत के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 7 महीने से खाली है अंग्रेजी अध्यापक का पद। बड़ा सवाल, ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने का सिलसिला थम सा गया है। वजह शायद यह है कि पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाए जाने का जो मकसद है, उस मकसद पर खुद ही बीजेपी के नेता और मंत्री सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल से बीजेपी के कार्यालयों में जनता दरबार लगाना शुरू हुआ था, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद से जनता दरबार लगाने का सिलसिला थम सा गया है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मंत्रियों को विधानसभा में बैठने के लिए भी दिन सुनिश्चित किए गए थे, ताकि आम जनता की समस्याओं का हल हो सके। लेकिन फिलहाल इस समय ऐसी कोई व्यवस्था न तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में दिखाई देती है और न ही विधानसभा में। केवल मंत्री या तो अपने आवास पर या फिर जनपदों के भ्रमण के दौरान ही जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि आम जनता पार्टी कार्यालय में नहीं आती है। इसलिए सभी मंत्री और विधायक अपने आवास या फिर जिलों का भ्रमण कर जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। मंत्री ने पीसी भी की है, क्योंकि इस बीच कार्यक्रम और थे, उन कार्यक्रमों को ऐसे संभव नहीं हो पाया। पीसी हमारी हर मंत्री की भी हो रही है। इसके साथ साथ हमने मंत्री को जनता दरबार तो जिला मुख्यालय में हमारे प्रभारी मंत्री हैं, वो अपने जिले में करते ही हैं। हमने कार्यालय में कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम तय किए, जिसमें मंत्रीगण इस जनवरी-फरवरी माह में अपना समय देंगे। जनता दरबार नहीं लगेंगे? जनता तो जिले में जिला प्रभारी मंत्री वहाँ तक करते ही हैं, जनता से मिलते हैं। कार्यालय में जनता दरबार का विषय बनता नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों की जो जिस प्रकार की विषय निर्माण हुई है उसको ध्यान रखते। अब तो बीजेपी का व्यक्ति आएगा, जनता कहाँ से है। हमने अपने मंत्रियों के कार्यक्रम जो है अपने कार्यालयों में सुनिश्चित किए हैं। हर जिले में हमारा कार्यालय और जनता के काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे आते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, कई लोग ऐसे हैं कि जो भाजपा कार्यालय में जाने में परहेज करते हैं। अगर आप मेरे आते होंगे, मेरे पास तो हर पार्टी का आदमी आता है, हम सबके काम करते हैं। और इसके लिए आप कहें कि पर्टिकुलर भाजपा कार्यालय में लगाएं, तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। कई लोगों का कहना था कि हम बीजेपी के ऑफिस में क्यों जाएं। लेकिन आज मंत्री के रूप में जब हम काम करते हैं तो, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि चाहे किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा हो, फिर आपके पास आता है, उसका काम करें। और हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इस काम को कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेताओं के बयान से ये साफ हो गया है कि प्रदेश मुख्यालय में जनता दरबार लगाने के पक्ष में कतई नहीं है। उनका ये तर्क है कि मंत्री अपने आवास पर जनता की समस्या सुनते हैं, मगर यहाँ कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनसे मिलना आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल सा रहता है। कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं मिलते। ऐसे में अगर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है तो उन्हें भटकने की जरूरत नहीं होगी, उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जिताऊ कैंडिडेट उतारने के लिए चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस आलाकमान की मुश्किल ये है कि एक ही सीट पर कई हैवीवेट कैंडिडेट अपनी दावेदारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, मगर लोकसभा चुनाव में चुनौतियां कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ी है।
एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में जीतने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणभूमि में जिताऊ कैंडिडेट उतारना भी किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। वहीं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में भी संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चिंतन मंथन हुआ। इस बैठक में 35 से ज्यादा नामों पर चर्चा की गई। नामों के साथ साथ उनके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर भी बात की गई। नामों के अलावा चुनाव के लिए राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे, उत्तराखंड से संबंधित कौन से मुद्दे हैं जो लोगों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अभी 1-2 बैठकों का दौर और होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और 35 से ज़्यादा लोगों पे, 35 से ज़्यादा नामों पे वहाँ चर्चा हुई है। और ये क्योंकि पहली बैठक थी, अभी नामों के साथ साथ उनके प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, साथ में हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, उत्तराखंड से संबंधित कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभाव लोगों पर डालते हैं, इन सभी विषयों पर बात हुई। अभी 1-2 बैठकों का दौर और होगा और उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों के नामों का चयन करना आसान नहीं है, क्योंकि एक सीट के लिए कांग्रेस के दावेदार कई हैं। मसलन हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी हरिद्वार सीट से अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट से यशपाल आर्य प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उधर टिहरी लोकसभा सीट से प्रीतम सिंह, पौड़ी लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल, नैनीताल लोकसभा सीट से करण माहरा को पार्टी मैदान में उतार सकती है। लोकसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं में जो कश्मकश चल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों के नामों का चयन करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि दावेदारी करना सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है। दावेदारी तो बहुतों ने की है और उसके अलावा क्या कहते हैं, दावेदारी करने का अधिकार सबका है, चाहे वो हरीश रावत के बेटे हों, चाहे किसी और के बेटे हों या कोई भी हो, जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको अपने लिए टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना उसका अधिकार है। जहाँ तक आपने दावेदारी की बात की है, तो हर किसी को दावेदारी करने का अधिकार है। ये नाम सामने आए हैं, दावेदारी की है, बहुत से लोगों ने दावेदारी की है। उसमें निश्चित रूप से हरीश रावत जी भी हैं, करण मेहरा जी भी हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, सीनियर लोग हैं। आपके प्रीतम सिंह जी का भी है, गणेश गोदियाल जी का भी है। लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस राजनीतिक वनवास झेल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 35 दावेदारों में से कांग्रेस किन 5 चेहरों पर मुहर लगाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। कोटद्वार में मूल निवास और सशक्त भू कानून बनाने की मांग को लेकर महारैली का आयोजन किया गया। देवी रोड के तड़ियाल चौक से होते हुए रैली लालबत्ती चौक, बद्रीनाथ मार्ग से कोटद्वार तहसील तक पहुंची। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए हुंकार भरी। इस दौरान हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर इस जो संघर्ष समिति है, उन्होंने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। आज कोटद्वार में मूल निवास स्वाभिमान महारैली आयोजित हुई और टिहरी के बाद कोटद्वार में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और सबकी यही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मजबूत भू कानून और मूल निवास का उन्हें अधिकार मिले। 200 विभिन्न संगठनों ने आज मूल निवास स्वाभिमान रैली जो कोटद्वार में आयोजित थी उसको समर्थन दिया और सबकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मूल निवास भू कानून लागू होना चाहिए। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा से कुमाऊं मंडल के पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा है। बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद पर्यटकों ने कुमाऊं मंडल में आने से दूरी बना ली है। इससे नैनीताल, भीमताल और भवाली सहित कई पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि यहां किसी भी तरह की अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही दीपक रावत ने कहा कि पर्यटक कुमाऊं में आए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, मेरी यही अपील है कि ऐसा माहौल नहीं है। इस तरह की जो आप बात कह रहे हैं कहीं से भी नहीं है। एक लोकल एरिया में, लिमिटेड एरिया में कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत आवश्यक हैं और अभी हमें उसमें उनको लागू रखना पड़ेगा और जब उचित समय आएगा तो उसमें धीरे धीरे हम ढील दे ही रहे हैं, आगे भी दे दी जाएगी।
लेकिन जहाँ तक आप टूरिस्ट प्लेसेस एट लार्ज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप ज़रूर कुमाऊं में आएँ। जो जो डेस्टिनेशंस आपकी हैं, जहाँ की भी बुकिंग है, वहाँ पे ज़रूर पहुँचें। इसके साथ ही बनभूलपुरा में माहौल शांत होने के बाद जमीयत का राज्य प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी पहुंचा, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जमीयत के जो नेता हैं, उन्होंने उपद्रव के दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जमीयत उलमा हिंद का उत्तराखंड का एक प्रतिनिधि मंडल आज हल्द्वानी आया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, माहौल को पुरअमन किया जाए। उसके बाद आगे क्या होगा वो बैठ के हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। कुछ भी 8 फरवरी को हुआ है वो यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है और वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा कि वो नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ है। लेकिन अब ठीक है, जो कुछ हो गया, अब हालात सामान्य करने में। उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद हालात जस के तस नजर आते हैं। स्कूलों में ना तो शिक्षकों की पूर्ति हो पा रही है और ना ही शिक्षा में कोई सुधार। कुछ ऐसा ही हाल चंपावत जिले के अटल उत्कृष्ट विद्यालय का है, जहां पिछले 7 महीने से अंग्रेजी के अध्यापक नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली, कैसे होगी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाख दावे तो होते हैं, मगर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कई स्कूल तो राज्य में ऐसे हैं जहां 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। कई जगहों पर महीने भर से शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, मगर उन पदों को भरने के लिए कोई कवायद नहीं की जाती। ऐसे ही कुछ हाल चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट GIC चोमेल का है, जहां पर पिछले 7 महीने से अंग्रेजी के प्रवक्ता और LT का पद खाली चल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका है। एक तरफ अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो दूसरी तरफ छात्रों के सिर पर बोर्ड एग्जाम भी है। ऐसे में ना तो बच्चों का कोर्स पूरा हो पाया और ना ही उनकी पढ़ाई में कोई मदद कर पा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय बिष्ट का कहना है कि जुलाई 2023 में एक साथ अंग्रेजी प्रवक्ता और LT अध्यापक का ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद अध्यापकों की तैनाती नहीं की गई, जबकि अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज माननीय अपर जिलाधिकारी चंपावत जी के माध्यम से मिला और मैंने अपने चौमेल GIC की जो समस्या थी कि अटल उत्कृष्ट है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी के अध्यापक दोनों नहीं हैं। इसमें बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बल्कि पिछले साल ही लगभग 70-80% रिजल्ट अंग्रेजी विषय में खराब रहा। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार इस विषय को बार बार उठाया, बार बार मीडिया के माध्यम से या जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मैंने लगातार सूचना दी, लेकिन इसमें अभी भी तक कोई अमल नहीं हो पा रहा है। जिसमें नज़दीकी एग्ज़ाम शुरू होने पर हैं, लेकिन दोनों अध्यापक नहीं हैं, बल्कि 2-3 जनवरी को जो काउंसलिंग हुई थी प्रदेश स्तर में, उसमें शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हो चुके हैं, लेकिन वो उन्हें ज्वाइनिंग यहाँ पता नहीं किस वजह से रुक रहा है। सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर को बदलने के लाख दावे करती हो, मगर स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था इन दावों को आईना दिखाने का काम करती है। अब देखना ये होगा कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति आखिर कब तक होती है, या इन बच्चों के भविष्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए चंपावत से लक्ष्मण की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में विद्युत विभाग का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए बकाया है, जिसमें विकास भवन के साथ ही शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका पर करोड़ों रुपए शामिल है। UPCL ने सभी विभागों को भुगतान के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि अगर 1 मार्च तक भुगतान नहीं होता है तो विभागों की बिजली काट दी जाएगी। सभी राज्य के विभागों को UPCL के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपना विद्युत बिल का भुगतान समय से कर दें। अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो बकाया है वो नगर पालिका उत्तरकाशी पर है, 2,94,00,000 रुपया। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर है 30 लाख रुपया, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर है 14 लाख रुपया, फॉरेस्ट पर है 6 लाख रुपया, पुलिस पर है 3 लाख रुपया और अदर्स मिला के 20 लाख है। टोटल जो धनराशि है वो लगभग 3,70,00,000 रुपये की है।
तो इनको सबको नोटिस दे दिए गए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कर्मचारी अधिकारी इनसे संपर्क कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने देहरादून स्थित टाउन हॉल नगर निगम में अनुसूचित जाति के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलने, एससी बहुल्य गांव का विकास नहीं होने की बात रखी है। तमाम जनप्रतिनिधियों ने ग्राम सभा में स्थित जजर और पंचायत भवन का मसला भी रखा। उसी के माध्यम से में एक हमारा आज इसमें जो हमारे एससी, सिर्फ क्योंकि सभी को नहीं बुलाया गया था, जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनकी जो उनसे फीडबैक लेकर, क्योंकि अधिकारी सब अपने अपने अच्छा रिपोर्ट रखते हैं, पर वास्तव में दोनों का समीक्षा करके उसमें कहाँ उस सुधार करने की आवश्यकता है, उसके लिए इन लोगों को से सुझाव मांगे गए। उधर अल्मोड़ा में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर इकाई चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी दीप सिंह डांगी ने बताया कि कुल 6 पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला, महासचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न होना है। सभी पद एक मत से डाले जाएंगे। उन्होंने बताया है कि 19 फरवरी को आपत्तियां मांगी जाएगी, 20 फरवरी को संशोधित अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 3 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6 पदों के लिए मतदान होगा। आज ये निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई है और निर्वाचन कार्यक्रम का जो है प्रकाशन किया गया है। कल दिनांक 18 तारीख से अनंतिम मतदाता सूची से लेके हमने 25 तारीख तक पूरे कार्यक्रम की घोषणा दी है। 25 तारीख को हम जो है वैध नामांकन पत्रों की घोषणा भी करेंगे और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 3/3/2024 को जो है मतदान होगा। वहीं रुड़की में मतदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक साथ सड़कों पर उतरकर दौड़ लगाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जैसे कि देख रहे हैं रुड़की हाफ मैराथन में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि रुड़की के लोग अपनी हेल्थ और ये हमारा जो पर्पस था इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए सब लोग बहुत ही इच्छुक थे। मैं ये चाहूँगा कि आज की सक्सेसफुल मैराथन की वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और खुद का अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपने सभी लोगों को बोलें कि अपना पार्टिसिपेशन अपने वोट के थ्रू दे। इस बार प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा प्रदेश कार्यालय में थमा जनता दरबार लगाने का सिलसिला, मंत्रियों और नेताओं के अलग अलग तर्क, कहा आवासों और जनपद भ्रमण के दौरान होती है जन सुनवाई। लोकसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश, कांग्रेस के लिए चुनौती, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी को मिले 3 दर्जन नाम, हरदा हारक के साथ यशपाल आर्य भी दौड़ में शामिल। उत्तराखंड में फिर उठी मूल निवास लागू करने की मांग, कोटद्वार में संगठनों ने निकाली स्वाभिमान महारैली, सशक्त भू कानून के लिए भरी हुंकार। और राज्य में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में, चंपावत के अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 7 महीने से खाली है अंग्रेजी अध्यापक का पद, बड़ा सवाल ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे।